हाय फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही में पदस्थापित हूँ। आज अपन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका डेफिनेशन पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रथम सूचना इतला, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर सेक्शन सीआरपीसी के 154 में बताया गया है, और कंप्लेंट परिवाद और एफआईआर वाले मामले जो होते हैं उनकी क्या डेफिनेशन है, एफआईआर कौन कर सकता है, एफआईआर कहाँ होती है, कंप्लेंट कौन कर सकता है, किस तरह के अपराधों में कंप्लेंट की जाती है और किस तरह के अपराधों में एफआईआर की जाती है, ये सारी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले अपन प्रथम सूचना इतला, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। तो एफआईआर सीआरपीसी के अंतर्गत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका अर्थ अपन सीआरपीसी के सेक्शन 154 से ले सकते हैं। तो प्रथम सूचना इतला क्या है, व्हाट इज ए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराधों की सूचना, जो धारा 154 के खंड 1 के अंतर्गत अभिलिखित की गई हो, प्रथम सूचना इतला एफआईआर कही जाती है। तो इसका सामान्य सा अर्थ ये है कि एफआईआर जो है वो थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाती है, और यह लिखित रूप में की जाती है, और यह संज्ञेय अपराध के संबंध में एक इन्फॉर्मेशन होती है। तो टेलीफोन पर दी गई सूचना तकनीकी अर्थ में एफआईआर नहीं होती है, जब तक कि धारा 154 के अंतर्गत अभिलिखित नहीं की गई हो। तो एफआईआर जो है अभियोजन प्रोसिक्यूशन पक्ष का एक फाइल का प्रथम डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कंप्लेंट परिवाद। तो परिवाद क्या होता है? तो परिवाद की डेफिनेशन सीआरपीसी के सेक्शन 2 घ के अंतर्गत दी गई है, जिसकी डेफिनेशन ये है कि इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने के आशय से ऐसा लिखित एवं मौखिक कथन कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, लेकिन धारा 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट परिवाद में नहीं आती है। तो पुलिस रिपोर्ट परिवाद में कब आ सकती है? इसका अपवाद है, सामान्यतः पुलिस रिपोर्ट की परिवाद नहीं माना जाता है, लेकिन अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन किए जाने के पश्चात असंज्ञेय अपराध के साक्ष्य या सबूत मिले तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी के द्वारा दी गई रिपोर्ट को परिवाद माना जाता है, और पुलिस अधिकारी को परिवादी माना जाता है। तो परिवाद के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो परिवाद हमेशा लिखित या मौखिक रूप में हो सकता है। कोई भी शिकायत परिवाद नहीं मानी जाएगी जब तक कि ऐसा अपराध विहित नहीं करती जो विधि द्वारा दंडनीय अपराध हो, और यह मजिस्ट्रेट के समक्ष न कि पुलिस अधिकारी के समक्ष की जाती है। मुख्य उद्देश्य मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने का होता है, और कार्रवाई संहिता के उपबंधों के अंतर्गत की जाती है। पुलिस रिपोर्ट परिवाद नहीं मानी जा सकती है। अपराधी का उल्लेख किया जाना भी कंप्लेंट में आवश्यक नहीं है, और साक्ष्य का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक नहीं है। तो इसके बाद में अपन यह जान सकते हैं कि कंप्लेंट और एफआईआर दोनों ही एक इन्फॉर्मेशन है अपराध करने की, अपराध होने की कि भाई इस तरह का कोई अपराध घटित हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन अपन परिवाद और एफआईआर को मान सकते हैं।
इसके बाद में अपन दोनों में अंतर की बात जो करते हैं वो है एफआईआर हमेशा पुलिस अधिकारी को की जाती है और कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। एफआईआर संज्ञेय अपराधों में की जाती है और परिवाद किसी भी अपराध के संबंध में हो सकती है। एफआईआर अपराध की सूचना है, जबकि परिवाद का कथन कार्यवाही किए जाने के आशय से किया जाता है। संज्ञान किए जाने के आशय से प्रथम सूचना संज्ञान किया जाता है, प्रथम सूचना संज्ञान किया जाता है और सेक्शन 90 के संज्ञान किया जाना जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि संज्ञेय अपराधों में एफआईआर की जाती है और असंज्ञेय अपराधों में या संज्ञेय अपराधों में कंप्लेंट की जा सकती है। तो कंप्लेंट सीधा कोर्ट में की जाती है और एफआईआर पुलिस अधिकारी या थाने के बाहर साधक अधिकारी को की जाती है। और इसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद में वो चालान के रूप में एफआईआर वाले मामले जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद में कोर्ट में पहुंचते हैं, जबकि कंप्लेंट सीधा कोर्ट में पहुंच जाते हैं। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि जो है विचारण ट्रायल जो सेक्शन 2 के अंतर्गत अपन इसको देख सकते हैं। तो संहिता में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन अपन इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि प्रश्नगत आरोप अपराध के संबंध में अभियुक्त के दायित्व को न्यायालय में निर्धारित करने की कार्यवाही, वे सभी कार्यवाही जिनमें अभियुक्त या अपराधी दोष मुक्त या दोष सिद्ध करने के लिए न्यायालय सशक्त है, तो वो सभी कार्यवाही ट्रायल या विचारण के रूप में अपन उनको देख सकते हैं। तो अन्वेषण, जांच, विचारण में क्या अंतर है, तो इसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अपन अन्वेषण क्या है, अन्वेषण क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 जे के अंतर्गत दी गई है। तो अन्वेषण में वे सभी कार्यवाही आती है जो साक्ष्य एवं सबूत एकत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया गया होता है। तो ये साक्ष्य एकत्रित करने के आशय से मजिस्ट्रेट से भिन्न या मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है, तो उसको हम अन्वेषण कहते हैं। जांच क्या है, इंक्वायरीज क्या है, व्हाट इज इंक्वायरी। तो सेक्शन 2(6) के अंतर्गत जांच की डेफिनेशन दी गई है। तो जांच की कार्रवाई मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है जो विचारण से भिन्न होती है। मजिस्ट्रेट शब्दावली में के अंतर्गत केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट ही नहीं आते, बल्कि इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी इसमें सम्मिलित होते हैं। और जांच का जो उद्देश्य, ऑब्जेक्ट जो है वो सत्यता का निर्धारण करना या प्राथमिक उद्देश्य ये मालूम करना होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टा प्राइमा फेस मामला बनता है या नहीं, क्या कार्रवाई किए जाने के आधार उपलब्ध है या नहीं। ये सारे जो चीज़ है वो जांच के बाद में ही पता लगते हैं। यदि मामला परिवाद मामला है तो उसके कारणों को अभिलिखित कर परिवाद को खारिज कर दिया जाएगा। और यदि मामला एफआईआर वाला मामला है और अभियुक्त के अगेंस्ट यदि कोई इस तरह कोई प्रथम दृष्टा मामला नहीं बनता है तो उसको थाने का बाहर साधक अधिकारी एफआईआर मतलब एफआर लगाकर मतलब फाइनल रिपोर्ट भेज देगा, जिसमें अपराधी को छूट दिया जाता है। इसके बाद में अपन विचारण का अपन डेफिनेशन सीआरपीसी के अंतर्गत
नहीं दी गई है, लेकिन विचारण ट्रायल जो है वो विचारण के अंतर्गत वो सभी कार्रवाई आती है जिसमें अभियुक्त या अपराधी को दोष मुक्त या दोष सिद्ध करने के लिए न्यायालय सशक्त है। तो इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं इन दोनों में अन्वेषण, जांच और विचारण में डिफरेंस क्या है। तो अन्वेषण की प्रकृति अन्यायिक होती है और जांच की प्रकृति न्यायिक होती है। इसकी भी प्रकृति, विचारण की प्रकृति न्यायिक है। और अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जबकि जांच केवल मजिस्ट्रेट के ही द्वारा किया जाता है। विचारण भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। और अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करने का होता है, जबकि जांच का उद्देश्य सत्यता या असत्यता की जांच ज्ञात करना होता है। और विचारण का जो उद्देश्य है वो अभियुक्त को दोष मुक्त या दोष सिद्ध करना होता है। अन्वेषण अपराध एवं शांति भंग के मामले में साक्ष्य इकट्ठा करने हेतु किया जाता है। और जांच इसलिए की जाती है कि प्रथम दृष्टा कोई मामला बनता है या नहीं। और विचारण केवल अपराध का विचारण करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट जो डिफरेंट है, अन्वेषण के बाद यदि अपराध नहीं बनता तो अंतिम प्रतिवेदन किया जाता है। अंतिम प्रतिवेदन सेक्शन 169 में पुलिस अधिकारी भेजता है। और जांच के बाद यदि अपराध नहीं बनता है तो अभियुक्त को उन्मोचित डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और इसी तरह से अभियुक्त दोष मुक्त कर दिया जाता है विचारण में। तो ये अपन चर्चा कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरीज और विचारण किस उद्देश्य से किया जाता है, ये सीआरपीसी में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो विद्यार्थियों, अपन यही कह सकते हैं कि अन्वेषण, जांच और विचारण जो है वो सीआरपीसी के अंतर्गत बहुत इम्पोर्टेंट